चलो, तो कुछ चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा कि फोर्स डिपेंड करता है किस पे? मास पे। दूसरी बात पढ़ा कि फोर्स जो डिपेंड करता है वो वेलोसिटी पे। साथ में एक और चीज पढ़ा, इस पे डिपेंड करता है कितना जल्दी मोमेंटम में चेंज आता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई क्रिकेट का बॉल अगर किसी प्लेयर के स्लिप में अगर कैच आता है तो वहां पे मोमेंटम, वो जो बॉल पहुंची वो जल्दी पहुंची, और जल्दी पहुंचने के कारण मोमेंटम का चेंज क्या हुआ? जल्दी हुआ। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि अगर बॉल का मास m है और बॉल की वेलोसिटी क्या है बताओ? v है, और हमने देखा कि फोर्स जो है वो मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो कह सकते हैं कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है बताओ? मोमेंटम पर डिपेंड करता है। साथ में एक और बात कि जो मोमेंटम है वो कितना जल्दी चेंज होता है। ये जो मोमेंटम है वो चेंज कितना जल्दी होता है। अगर ये मोमेंटम का चेंज अगर फास्ट होता है तो भी फोर्स डिपेंड करता है, कितना फास्ट होता है इस पर भी डिपेंड करता है। और ऐसा देखा गया कि अगर मोमेंटम का चेंज कम टाइम में होता है, टाइम जो मोमेंटम का चेंज होने में जो टाइम स्लॉट है वो अगर कम है, अगर ये टाइम स्लॉट क्या है? कम है, तो फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर से एक बार बोलेंगे कि मास जो है पे फोर्स डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, फोर्स इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना जल्दी किसी के मोमेंटम में बदलाव आता है। ठीक है, अगर मोमेंटम में बदलाव जल्दी होगा, जैसे मान लिया जाए कि एक बॉल आई mv मोमेंटम से और हमारे पास स्लिप में ये कैच पहुंचा, तो हम जब कैच ले लिए तो मोमेंटम क्या हो गया भाई? जीरो हो गया, यानी बॉडी रुक गई। मास तो है पर वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम का चेंज फास्ट हुआ है, जल्दी मोमेंटम का चेंज हुआ। बट यही बॉल अगर दूर तक जाता है तो इस mv वेलोसिटी को दूर जाने में कुछ टाइम लगेगा, फिर मोमेंटम का जो चेंज होगा वो क्या होगा बताओ? थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय लगेगा तो मोमेंटम का चेंज जो है वो जो हुआ उसमें टाइम ज्यादा लग गया, तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ठीक, चलो, तो कहा गया कि ये जो फोर्स का चेंज है ना, फोर्स का जो डिपेंडेंसी है, जो फोर्स डिपेंड करता है, ये चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है। चेंज ऑफ क्या होता है? मोमेंटम पे डिपेंड करता है, या ऐसे बोले कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे डिपेंड करता है, मोमेंटम के रेट चेंज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग इस बात को फिर से थोड़ा समझते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के हेल्प से। और न्यूटन का सेकेंड लॉ, सभी बच्चे अपने कॉपी में हेडिंग लगा लो, कॉपी में कहते हैं, हाँ हेडिंग लगाओ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए सही बच्चे, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ,
न्यूटन सेकंड लॉ। लिखे सही बच्चे, न्यूटन सेकंड लॉ। इस बात को सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में लिखो, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या लिखा गया? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन ए डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। लिखो सभी बच्चे, न्यूटन सेकंड लॉ। मान लिया जाए किसी बॉडी का m मास है, इसके नीचे ये भी बात लिखेंगे, m मास ऑफ क्या है? बॉडी है। v क्या है? v की जगह आप u लिखो, u लिखा जाए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी after t time, velocity of object, velocity of body become v बराबर लिख दिया जाए फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें एक चीज लिख सकते हैं, तो एक इनिशियल मोमेंटम हो गया जिसको पी बोलेंगे, mu लिखेंगे, और एक फाइनल मोमेंटम हो गया जिसको pf लिख सकते हैं, जिसको mv लिखेंगे। अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालेंगे चेंज? कोई बच्चा बताएगा? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज कैसे निकालेगा? मोमेंटम का चेंज कैसे निकालोगे? मोमेंटम के चेंज को डेल्टा पी लिख ले। फाइनल मोमेंटम में से क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम क्या कर देंगे बताओ? माइनस कर ले। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर लेंगे। अब नीचे लिखेंगे रेट चेंज इन मोमेंटम, रेट चेंज इन मोमेंटम, रेट चेंज इन मोमेंटम। रेट चेंज इन मोमेंटम में डेल्टा चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर देंगे टाइम से, टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन। तो यहां पर जो टाइम लिया गया मोमेंटम के चेंज के लिए, जो टाइम लिया गया वो कितना टाइम लिया गया भाई? टी टाइम लिया गया। इस टी टाइम में मोमेंटम का चेंज हुआ है mu से क्या? mv। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, और कहा गया रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स के, यानी फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली अप्लाइड है रेट चेंज इन मोमेंटम का, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इस रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहां पर के क्या लगा देंगे बताओ? कांस्टेंट लगा देंगे, और कांस्टेंट के लगाने से आपको क्या कहेगा? ये जो प्रोपोर्शनलिटी की जो साइन है उसको आप हटा सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। यहां लिखेंगे डेल्टा पी बाई में डेल्टा टी, ऐसा लगा देंगे। अब क्या करोगे सोचो? डेल्टा पी बाई में डेल्टा टी। अब यहां से थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अब फोर्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहां के लिखेंगे, डेल्टा पी के जगह क्या लिख सकते हैं? फाइनल मोमेंटम में से माइनस कर लेंगे किसका? इनिशियल मोमेंटम, और टाइम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यहां फिर से के लिखेंगे, मोमेंटम फाइनल को mv लिखेंगे, मोमेंटम इनिशियल को mu लिखेंगे, बाई में क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे। ठीक है, यहां फिर से कांस्टेंट के लगाएंगे। फिर क्या लिखोगे को बच्चा बताएगा? मास कॉमन ले लेंगे, v में से क्या कर देंगे? u को माइनस कर लेंगे, बाई में t को लिखेंगे। अब फिर से k कांस्टेंट लिखेंगे, यहां मास यहां लिख देंगे, और v माइनस u बाई में क्या लिख देंगे? t लिख देंगे। और v माइनस u बाई में t, हमारे पास एक फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला है, बच्चे को पता है? एक एक्स्ट्रा हमें पास फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो हम लोगों ने पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा है कि v बराबर क्या पढ़ा था? u प्लस एटी पढ़ा था। तो v माइनस यू बराबर क्या पढ़ा था? 80। तो a बराबर क्या होगा बताओ? v माइनस यू बाई में क्या लिखेंगे? t। इस वैल्यू को, यहां जो वैल्यू है v माइनस यू बाई में t को उठा के इसमें रख देते हैं। तो फोर्स का एक फॉर्मूला बन गया कि मास इंटू v माइनस यू बाई में t को a लिखेंगे और इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि k जो हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होती है इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो फोर्स का ये फॉर्मूला बन गया। तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो पूछेगा कि बताओ भाई फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करो विथ हेल्प ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो न्यूटन का सेकंड लॉ लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो और इस तरीके से आप थोड़ा लंबा क्वेश्चन बना करके 3 नंबर में अगर पूछेगा कि न्यूटन के सेकंड लॉ के हेल्प से आप फोर्स का फॉर्मूला बनाओ, तो आप इस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला क्या कर सकते हो? ठीक है। सेकंड लॉ को जो है ना रियल लॉ कहा गया। ये लॉ जो है ना ये बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर देगा। इसके नीचे एक और बात लिख लो कि सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ। सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ, ऐसा लिख लो। ये जो हमारा सेकंड लॉ है, ये जो सेकंड लॉ जो है न्यूटन का, ये सेकंड लॉ को हम रियल लॉ कहते हैं, रियल लॉ कहते हैं। और इस रियल लॉ से हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ, साथ में हम सेकेंड लॉ भी की क्या कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ और साथ में हम थर्ड लॉ भी क्या कर सकते हैं? इससे डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए सेकेंड लॉ को हम रियल लॉ का नाम दे सकते हैं। सेकेंड लॉ को हम रियल लॉ का नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब इसके आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। लिख लिया सब बच्चा इतना बात? अब एक चीज, एक छोटा सा एक रिलेशन टॉपिक लगाओ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। लगाओ सही बच्चे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सभी बच्चों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता था। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता था, बताएगा कोई बच्चा? काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? 1/2 mv², जहां m क्या होगा? मास ऑफ बॉडी, v क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। m क्या है? मास ऑफ बॉडी। m क्या है? मास ऑफ बॉडी। v क्या है बताओ? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और अगर मास और वेलोसिटी क्या है तो मोमेंटम p किसके बराबर हो गया? mv के बराबर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बनाना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv² नहीं होता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप 1/2 यहां लिख लो और एक m से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक m से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। यहां फिर से एक m और लिख दो। तो एक m पहले से और एक m और लिख दिया तो m का स्क्वायर, और यहां क्या बन गया बताओ? v का स्क्वायर। m का स्क्वायर और फिर क्या लिख दिया? v का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या होगा भाई? 1/2 होगा और यहां पर लिखेंगे m, और mv को हम लोग mv का स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 m, और ये हम लोग p का स्क्वायर लिख सकते हैं।
दिस द रिलेशन बिटवीन क्या, काइनेटिक एनर्जी और किसके, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इस P को यहां से 2 से इधर लिख दो, 2m काइनेटिक एनर्जी बराबर P का स्क्वायर। तो P बराबर क्या होगा बताओ, अंडर रूट 2m काइनेटिक। ये एक फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का, और ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच इस फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम वाला टॉपिक आप कर सकते हो ऐसे। ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं, छोटी छोटी बात है जिसको आपको दिमाग में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि तुमसे अगर कोई बॉडी पूछा कि, ऐसे समझ लेते हैं कि मान लिया जाए m मास का कोई बॉडी है और इसके पास एक बार काइनेटिक एनर्जी 8 है और एक बार काइनेटिक एनर्जी 16 है। इसकी काइनेटिक एनर्जी है 8 है और फिर से एक बार काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई, 16 हो गई। तो तुमसे कहेगा क्वेश्चंस में फाइंड रेशियो ऑफ मोमेंटम, रेशियो ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का रेशियो बताओ। कैसे बताएंगे भाई मोमेंटम का? तो फॉर्मूला याद रखेंगे, P बराबर क्या होता है, P1 बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये रिलेशन है। अगली बार काइनेटिक एनर्जी P2 बराबर क्या होगा भाई, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बताओ, ये 1 काइनेटिक एनर्जी है, 2 काइनेटिक एनर्जी। अब आपको क्या निकालना है भाई, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए P1 को डिवाइड कर दो किससे, P2 से। तो अंडर रूट में ले लो, यहां पर 2m लिख दो और यहां लिख दो काइनेटिक एनर्जी कितना, फर्स्ट बाई में क्या लिख दो बताओ, काइनेटिक एनर्जी 2m, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया सेकंड। 2 से 2 कट गया, मास से मास कट गया। पहले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 8 है। दूसरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 16 है। अंडर रूट लगा दो, कितना हो गया भाई, 1 बाई अंडर रूट 2। यानी मोमेंटम का जो रेशियो है, मोमेंटम का जो रेशियो है वो आपको पता चल गया। कितना पता चल गया, P1 का रेशियो P2 के साथ निकालोगे तो 1 रेशियो क्या हो गया। इस तरीके से आप सवालों को, छोटे छोटे सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है तो रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, दोनों के लिए मोमेंटम का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रेशियो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जबकि आपको काइनेटिक रेशियो, काइनेटिक एनर्जी क्या रखा है, दे रखा है। अब उल्टा काम भी कर सकता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रखेगा, ना देकर के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए बोलेगा और कहेगा मोमेंटम दिया हुआ है, तो आप मोमेंटम की जगह मोमेंटम को लिख दो और फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे बन सकते हैं आपसे। चलिए एक काम और करते हैं हम लोग छोटा सा। तो थोड़ा सा न्यूटन जो सेकंड लॉ की बात हुई है, उस फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन आपने क्या कर लिया बताओ, ड्राइव कर लिया। उसके बाद एक चीज है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या होगी, के हो गई। अब थोड़ा सा एक चीज हम लोग समझ लेते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, एक टॉपिक और हल्की सी एक बात समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड मास इनटू क्या है, एक्सेलरेशन है। फोर्स बराबर क्या पढ़ा बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बताओ, मास किलोग्राम में लिखते हैं, एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इस पूरे वैल्यू को, यानी क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने 1 न्यूटन बोला, 1 न्यूटन बोला। यानी फोर्स की यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये जो चीजें हैं इसी को लोगों ने क्या कह दिया, न्यूटन कह दिया।
ठीक है। तो फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन है, ये हमको पता भी है। अब हम लोग एक न्यूटन को, 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन के डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ऐसा मानेंगे कि 1 किलोग्राम का बॉडी लिया, 1 किलोग्राम का क्या ले लिया, बॉडी ले लिया, और इस 1 किलोग्राम की बॉडी पर इतना फोर्स लगाया गया, पुश लगाया गया या पुल लगाया गया, ताकि इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। यानी व्हेन वी अप्लाई ए पुश एंड पुल, व्हेन वी अप्लाई ए पुश और पुल on a body of mass m, on a body of 1 kilogram, experience 1 meter per second square acceleration, then we can say that then we can say that then we can say that 1 Newton force applied on a body, बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स क्या हो गया, अप्लाई हुआ है। और हमारा न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है, बट फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। फोर्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे, फोर्स वेक्टर बराबर मास इनटू में एक्सेलरेशन वेक्टर, ये फॉर्मूला ऐसे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात भी हमें दिमाग में रख, लिखो फटाफट, इसको लिख लिया सब बच्चा, लिख लीजिए सही बच्चे इसको।
लिख लिया सब बच्चा? चलिए, ये आपने पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया। दो चार बातें लिखो, सब एक टॉपिक लगाओ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेकंड लॉ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट क्या? सेकंड लॉ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, पहली बात समझ लेते हैं कि अगर एफ जीरो होगा, मान लीजिए हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया। फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा? एफ बराबर क्या पढ़ा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर भी एफ लिख सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि एफ की वैल्यू कितनी है, बताओ? जीरो है। तो एफ की वैल्यू जीरो है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? जीरो है, यही ना? क्या मास जीरो हो सकता है यहाँ? क्या मास जीरो हो सकता है? मास कभी भी जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? एक्सेलरेशन क्या होगा, बताओ? जीरो होगा। यानी फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है? दो मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट में, या बॉडी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ को मेंटेन कर रहा है, यानी किसी भी, या बॉडी मोशन में है बट यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, यानी उसमें किसी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी क्या हो रही है? चल रही है। अब ध्यान से देखो, अगर फोर्स नहीं लगाते या तो बॉडी क्या है, बताओ? रेस्ट में है। यह बॉडी क्या हो रही है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन पे है, अभी लिख दो स्ट्रेट लाइन। यानी फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये बॉडी अपना, ये जो बॉडी का स्टेट है, ये स्टेट क्या करेगा? बॉडी मेंटेन करेगा। और कोई भी बॉडी अगर अपने स्टेट को मेंटेन करता है, तो इसी को तो न्यूटन का क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ बोलते हैं। अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो और बॉडी अपने स्टेट को क्या करता है? मेंटेन कर रहा है, जिस भी स्टेट में, या तो रेस्ट का स्टेट है या क्या स्टेट है, बताओ? मोशन का स्टेट है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एफ इंप्लाइज करता है जीरो को, तो ए भी क्या होगा? जीरो होगा। और ये सेकेंड लॉ क्या हो रहा है? कंसिस्ट करता है फर्स्ट लॉ। अगर कोई आदमी पूछेगा कि हाउ कैन यू से दैट कि सेकेंड लॉ कंटेन क्या? फर्स्ट लॉ, तो तुम लिख देना कि अगर फोर्स को जीरो लिखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होगा या तो बॉडी रेस्ट में होगा, या बॉडी क्या करेगा, ये बताओ? यूनिफॉर्म मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों बात को मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन जीरो है, मींस दैट ये हमारी बॉडी क्या है? सेकेंड लॉ के अंदर क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? घुसा हुआ है। तो लिखेंगे दिस इज कॉल्ड, दिस इज called second law of motion. This is called first law of motion, not second law. First law of motion. Second law of motion give strictly applicable for single point particles. Single point particles के ऊपर applicable होगा। और second law ये motion is a local relation होता है। ये सब बातें लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द क्या होगा? सेकेंड लॉ। ठीक है,
चलिए, ये बात समझ लिया, ये हो गया, ये वाला भी आपने समझ लिया, ये भी है, सब इम्पोर्टेंट हो गया। एक छोटी सी बात है, इम्पल्स की बात, सुनो सही बच्चे, लिखो सब, लिख लिया था, लिख ली, और नैन्सी लिखो, लिख लिया, सभी बच्चे इस टॉपिक को लिख लो, इम्पल्स।